हेलो स्टूडेंट्स आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है ईटार्ड रिएक्शन के बारे में। अब ईटार्ड रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो ईटार्ड रिएक्शन में हम जिसका यूज़ करते हैं, जो रिएक्टेंट होता है वो तो होता है यहाँ पर टॉलुइन। आपको ईटार्ड रिएक्शन में जो यूज़ करना है वो होगा टॉलुइन, है ना। टॉलुइन का आपको यूज़ यहाँ पर करना है, और जिसकी प्रेजेंस रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर होता है CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और यहाँ पर यहाँ होगा कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस भी आपको रखना है साथ में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट जो बनता है वो थोड़ा सा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो होगा CHOCrOHCl2। ऐसा ही आपको 2 यूनिट मिलेगी यहाँ पर, CrOHCl2। ये जो होता है एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, उसका आगे आपको सिर्फ हाइड्रोलाइसिस करना, और हाइड्रोलाइसिस आप करेंगे यहाँ पर तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फाइनल इसका जो प्रोडक्ट होगा ईटार्ड रिएक्शन का, वो क्या होगा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड होगा। क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर से आपको एक बार बता दूँ, जो हम ले रहे हैं यहाँ पर टॉलुइन है। टॉलुइन का रिएक्शन आप क्या करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ पर हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, उस अनस्टेबल प्रोडक्ट का आगे आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, है ना। तो मैकेनिज्म में हमको समझ में आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट किस टाइप से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉलुइन को। सबसे पहले आपको लिखना है टॉलुइन को। अब टॉलुइन जो होता है उसके पास C, और यहाँ पर आपके पास है क्या, 2 हाइड्रोजन, ये तो आपको पता ही है, और एक हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो ये है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, टॉलुइन। अब टॉलुइन का रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पर देख ही लिए आपने, क्रोमिल क्लोराइड। आपको जो क्रोमिल क्लोराइड की यहाँ पर 2 यूनिट का यूज़ करना है। यहाँ पर होगा हमारे पास O एंड Cl एंड Cl। ठीक है, दूसरा यूनिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ CrO एंड Cl एंड Cl। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पर क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब होता है समान स्विखंडन। दोनों ऑक्सीजन के पास यही होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक समान स्विखंडन या होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ भी जो हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद आपको पता है कि जब ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पर, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स लेगा और हाइड्रोजन के पास इसका इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पर जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों हाइड्रोजन और कार्बन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है सेम। तो यहाँ भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। अब होता क्या है, देखो यहाँ से जब होमोलाइटिक फिजन होगा तो ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन तो मिल जाएगा किसको, इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देता हूँ, तो ये ऑक्सीजन को मिल जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो इसको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको मिलने के बाद होगा क्या, यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन इनको मिल जाएगा तो यहाँ से फिर से क्या होगा, फिर से अगेन क्या होगा, यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा। सेम ऐसा यहाँ पर भी क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, पहले क्या हुआ, पहले इस वाले ऑक्सीजन का यहाँ से क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। यहाँ पर भी हुआ, इस साइड भी हुआ और इस साइड भी हुआ। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। दूसरी बार में क्या हो रहा है, ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। आपको पता है कि कार्बन का यहाँ से जब होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो क्या हुआ, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई। और फ्री होने पर क्या होता है कि जो कार्बन क्या करता है कि यहाँ पर से आपको पता है कि ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई है। ये जो हाइड्रोजन था ये इससे अटैच हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन होता है वो इससे अटैच हो जाता है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी एक वैलेंसी फ्री होती है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो भी इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो मैं यहाँ का जो इंटरमीडिएट हो रहा है वो आगे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होगा, देखो CH, और CH के बाद आपके पास यहाँ होगा C, यहाँ पर है हमारे पास H, ये प्रीवियस H, और इसके साथ जो जुड़े ये क्रोमियम क्लोराइड की 2 यूनिट से अटैच हो जाती है। आपको किस तरीके से जोड़ना है वो यहाँ पर देखना आपको, O। ठीक है, फिर होगा हमारे पास Cr। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास O, ये रहा O, और इससे क्या जुड़ा हुआ H है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ OH। ठीक है,
और यहाँ पर क्या हमारे पास Cl2 है ना, 1 2, और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन की यूनिट है। सेम ऐसा ही आपको क्या करना है, यहाँ पर भी हमारे पास CrOH और यहाँ पर होगा Cl2, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट होता है ये हाईली कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अनस्टेबल होता है तो आगे क्या करेगा, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, H और OH। HOH आपको पता है कि कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। वाटर जो होता है पोलर नेचर का होता है। हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना हम, यहाँ पर रिएक्शन में हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करना आपको। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किसको दे देता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है वो H+ को, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आएंगे और ये ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स लिए इसने, ये इलेक्ट्रॉन्स दे देता है H+ को, और H+ को यहाँ पर क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। तो देखो अटैच करेगा तो ये यूनिट यहाँ से निकल रही है CrOH, एक O और एक H, क्या हो जाएगा CrOH का होल ट्वाइस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ Cr और OH हमारे पास है कितने, 2, ठीक है, और Cl2 आपके पास ऑलरेडी है इसे, तो Cl2। बात समझ में आ रही, फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ये दोनों सिग्मा बॉन्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन, और अट्रैक्ट करेगा वही 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, H+ को, और यहाँ से जो OH और ये OH और Cr और Cl2 ये यहाँ पर यूनिट निकल जाती है यहाँ से, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब यहाँ से कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है, आपको दिख ही रहा है यहाँ से कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करता है, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या कर लेता है, यहाँ पर ले लेता है। अब यहाँ पर जब लेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इसके ऊपर क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस। अब देखो CrOH और Cl2 और एक OH हमारे पास यहाँ से बचा हुआ है, तो आपको कितनी यूनिट, 2 यूनिट्स बच जाएगी यहाँ से, CrOH2 और Cl2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आपके पास आपका प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H क्या बन रहा है यहाँ पर हमारे पास। तो इस टाइप से आपके पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड O और ये आपके पास H ऑलरेडी अटैच था। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब हमारे पास जो इटार्ड रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ओके, थैंक यू।